हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज जो कि है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंप्लीट करेंगे, यानी कि सारे एजेस को पढ़ेंगे और उन एजेस में इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका हम पहले तो बैकग्राउंड देखेंगे और लिटरेरी एस्पेक्ट से किस तरीके से वो एज इम्पोर्टेंट है, उसमें किस तरीके से चेंजेस हुए हैं और किस तरीके से हमारी जो इंग्लिश जो हिस्ट्री है लिटरेचर की वो ग्रोन अप हुई है ना। तो वो भी आप ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये पैटर्न कैसे 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 हमारा जो वहाँ का लिटरेचर है वो ग्रो हुआ है ना। तो स्टार्ट करते हैं ओल्ड इंग्लिश एंग्लो सेक्शन जिसको बोलते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड से, जो कि 450 से लेके 1066 तक रहा। और देखते हैं इसमें क्या क्या मेजर चीजें हैं जो हमारे लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ओके, तो फर्स्ट स्लाइड हमारी है, इसमें हम बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है उसका जो बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड ऑल्सो नोन एज एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओके, तो ये एंग्लो सैक्सन क्यों बोला जाता है इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे। ये जो पीरियड था ये 450 से लेके 1066 एडी तक रहा। इतना अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम पीरियड ये था इसका। ओके, दिस एरा मार्क्स द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द लिटरेचर। और यहीं से मतलब अगर कोई एविडेंस मिलता है इंग्लिश हिस्ट्री का या लैंग्वेज का या लिटरेचर का तो इसी एज से हमें मिलता है। इट बिगेन विद द माइग्रेशन एंड सेटलमेंट। ओके, migration and the settlement of Germanic tribes, Anglo Saxon and Jutes। ओके, सो किस तरीके से जो ये जो हमारी जो ट्राइब्स थी एंगल सैक्सन एंड जूट्स ये माइग्रेट होके सेटल हुई थी ब्रिटेन में जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के बाद ये जो हमारी ट्राइब्स थी जर्मनिक ट्राइब्स ये इंग्लैंड ब्रिटेन में या इंग्लैंड में सेटल हुई थी। ओके, वहीं से ये एंग्लो सैक्सन पीरियड माना जाता है। यही इन्हीं जो ट्राइब्स हैं इन्हीं के नाम पे ये पड़ा है एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओके, ओरिजिन ऑफ द एंगल सेक्शन एंड जूट्स। तो अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लिक कर रहा होगा कि आखिर ये थे कौन एंगल एंड सेक्शन एंड जूट्स। तो ये बेसिकली एक जर्मनिक ट्राइब्स थे जो कि नॉर्दर्न यूरोप से आए थे। अब एंगल्स कौन थे, तो एंगल्स जो थे ये एंगल ये एंगल नाम का एक प्लेस था जो कि रीजन इन व्हाट इज नाउ नॉर्दर्न जर्मनी। जो नॉर्दर्न जर्मनी या फिर साउदर्न जर्मनी का एक क्षेत्र था वहां का ये पार्ट था एंगल। तो वहां से ये एंगल्स आए थे, दैट्स व्हाई इनका नाम एंगल्स पड़ गया। सैक्सन्स जो थे ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एरिया कार्ड सैक्सनी। सैक्सनी नाम के एरिया से ये आए थे जो कि नॉर्दर्न वेस्टर्न जर्मनी का पार्ट था। जूट्स जो थे ये आए थे जुटलैंड पेनिनसुला जो कि मॉडर्न डे डेनमार्क का एक पार्ट है, वहां से ये आए हुए थे। These tribes began invading and settling in Britain after the Roman legions left। ओके, जब रोमन एम्पायर का फॉल हो जाता है तब ये क्या करते हैं, ये ब्रिटेन की तरफ आ जाते हैं वहां पे सेटलमेंट करने के लिए। इनिशियली इनवाइटेड टू हेल्प डिफेंड अगेंस्ट द अदर ट्राइब्स लाइक पिक्ट्स एंड स्कॉट। ओके, तो इनको मतलब इनवाइट किया जाता है पिक्ट्स जो और स्कॉट्स जो थे उनके अटैक से इन्हें इंग्लैंड या ब्रिटेन को डिफेंड करने के लिए। दे लेटेड टू कंट्रोल, लेकिन ये कंट्रोल करते करते ये खुद ही वहां पे अपना किंगडम स्टैब्लिश कर लेते हैं और उसे बोला जाता है एंग्लो सैक्सन किंगडम। तो कहानी ये थी कि ये जो ट्राइब्स थी जर्मनिक ट्राइब्स जो थी ये जब रोमन एम्पायर का फॉल हो गया तो ब्रिटेन में भी पिक्ट्स एंड स्कॉट्स जो ट्राइब्स थी वो अटैक कर रही थी। तो उनसे बचने के लिए ये जो जर्मनिक ट्राइब्स थी एंगल सैक्सन एंड जूट्स इनको इनवाइट किया गया था कि भाई हमारी हमारे डिफेंड में हमारी हेल्प करो। लेकिन ब्रिटेन को कंट्रोल करते करते यानी उनको डिफेंड करते करते ये खुद वहां पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और वहां पे अपना एक किंगडम बसा लिया और उस किंगडम का नाम होता है एंग्लो सैक्सन किंगडम्स। ओके, तो ये बेसिकली ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो आपको समझना बेहद जरूरी है।
ओके। तो हम लैंग्वेज देखेंगे, यानी कि जो एंग्लो सैक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है उसमें किस तरीके की लैंग्वेज का यूज किया गया है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 4 मेन डायलेक्ट्स हैं। तो नॉर्थम्बियन, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको चारों डायलेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, वेस्ट सेक्शन और केंटिस। ठीक है। नॉर्थम्ब्रियन जो है ये नॉर्थ ऑफ द रिवर हम्बर के पास बोली जाती थी। मर्सियन जो है ये सेंट्रल इंग्लैंड में बोली जाती थी। वेस्ट सेक्शन जो था ये साउदर्न इंग्लैंड, द मोस्ट लिटरली प्रिजर्व्ड। ओके, वेस्ट सेक्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा लिटरेरी जो चीजें थी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रिजर्व थी। तो यहाँ की जो लैंग्वेज थी वो काफी ज्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि मेच्योर थी, या फिर कह सकते हैं काफी ज्यादा अच्छी थी, है ना। केंटिस है ये साउथ ईस्ट इंग्लैंड में बोली जाती थी। तो ये चारों डायलेक्ट्स को आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा डायलेक्ट नहीं है, तो नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, वेस्ट सेक्शन और केंटिस, ये चारों डायलेक्ट्स हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स के। जैसे हुएट, मतलब हुएट जो है ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब होता है व्हाट। ये मतलब बहुत ज्यादा ब्यूवुल्फ में यूज हुआ है। साइनिंग, साइनिंग जो है ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, और ये किंग जो है ये मॉडर्न है। हस जो है ये हाउस को बोलते हैं। ठीक है। सिप जो है ये सिप को बोलते हैं। इस तरीके से ये लिखे जाते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा रिमेम्बर करिएगा। बाकी ये डायलेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा जो भी हमारे एस्पिरेंट हैं। ठीक है। मेजर टाइप्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री। अब यहाँ पे पोएट्री किस तरीके की थी, तो मोस्ट ऑफ जो पोएट्री थी वो यहाँ पे हेरोइक पोएट्री थी। हेरोइक एपिक में लिखा जाता था। ठीक है। अलिटरेशन इसमें सबसे ज्यादा होता था, अलिटरेशन। और रिलीजियस थीम बेस्ड जो पोएट्रीज थी वो लिखी जाती थी। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। एपिक पोएट्री यहाँ पे लिखी जाती थी। तो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स अबाउट हेरोइक फिगर्स, जिसमें बीवुल्फ जो है सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता हो जाता है। एक में एक हीरो होता है जो फाइट करता है मॉन्स्टर से, मॉन्स्टर ग्रैंडल से, और ग्रैंडल की मदर जो कि एक ड्रैगन होती, और एक ड्रैगन से। ओके। तो ये एक बेसिकली हेरोइक एपिक है, इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ओल्ड इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से। इलेजिएक पोएट्री यहाँ पे लिखी जाती है, सैड एंड रिफ्लेक्टिव, ऑफन अबाउट एग्जाइल, लॉस एंड द ट्रांसाइंस ऑफ लाइफ। यानी कि इलेजिएक का मतलब ही होता है जो सैड थीम पे बेस्ड पोएट्रीज होती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं द वॉन्डरर, द सिफेरर, द वाइफ्स लैमेंट, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इलेजिएक पोएट्री के। ओके, अभी हम इन सबको भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाली। रिलीजियस जो पोएट्री थी वो बाइबलिकल स्टोरीज और क्रिश्चियन थीम पे बेस्ड होती थी। इसमें आपको कैडमन्स का हिम मिल जाएगा। द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड इंग्लिश पोएम है ये। द ड्रीम ऑफ द रोड, अ विजन ऑफ द क्रॉस ऑन द विच क्रिस्ट वाज क्रूसिफाइड। ओके। तो ये बेसिकली दो आपको रिलीजियस पोएट्री मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट पोएट्स जो थे वो कैडमन थे। फर्स्ट नोन इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट अगर आपसे पूछा जाए तो वो कैडमन थे। साइन वुल्फ जो थे वो रिलीजियस पोएट थे, साइंड सम पोएम्स लाइक इलीन एंड जूलियाना। इलीन एंड जूलियाना इनकी ये दो पोएम्स हैं। ओके। तो ये इन दोनों को याद रखिए। कैडमन कौन है, तो फर्स्ट इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट हैं और जो कि जाने जाते थे। साइन वुल्फ एक रिलीजियस पोएट हैं जो कि अपने कुछ पोएम्स इलीन एंड जूलियाना के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पे आपको 4 मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगी। ओके। वो तो मैंने ऐसे पढ़ा दिया कि पॉपुलर वर्क है कौन कौन से हैं, लेकिन इन ये किसके अंदर आते हैं वो आपको अभी पता चलेगा। जो एंग्लो सैक्सन जो लिटरेचर है उसमें 4 आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगी। द एम एस कॉटन विटेलियस, द एम एस कॉटन विटेलियस, दिस मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्स पोएम सच एज ब्यूवुल्फ, ब्यूवुल्फ इसमें इंक्लूडेड है, जूडिथ एंड 3 वर्क्स इन प्रोज, और प्रोज के 3 वर्क्स, द लाइफ ऑफ द सेंट क्रिस्टोफर, वंडर्स ऑफ द ईस्ट एंड द लेटर्स ऑफ द अलेक्जेंडर टू अरिस्टोटल। ओके। तो बेसिकली द एम एस कॉटन वेटेलियस एक मैन्युस्क्रिप्ट है, और इस मैन्युस्क्रिप्ट में आपको पोएम्स मिलेंगे ब्यूवुल्फ, जूडिथ एंड जो प्रोज वर्क मिलेंगे द लाइफ ऑफ द सेंट क्रिस्टोफर
wonders of the East and the letters of the Alexanders to Aristotle. ओके, नेक्स्ट जो मैन्यूस्क्रिप्ट है द जूडिथ मैन्यूस्क्रिप्ट, इसमें आपको 4 पोएम्स मिलेंगी, जेनेसिस, एक्सोडस, डेनियल एंड द क्रिस्ट एंड सैटर्न। ओके, ये 4 पोएम्स आपको इसमें मिलेंगी, किसमें? जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट में। एक्सेटर मैन्यूस्क्रिप्ट जो है इसमें आपको क्रिस्ट जूलियाना मिलेगी। ओके, क्रिस्ट एंड जूलियाना। द वॉन्डरर, द सीफरर, विटस्टिच, डियोर एंड मेनी अदर शॉर्ट पोएम आपको इसके अंदर मिलेंगी, किसके? एक्सेटर के अंदर मिलेंगी। A Vercelli book. The Vercelli book, this manuscript includes Andreas, the fates of the apostle, address of the soul to the body, the dream of the road and the Eileen. Okay, तो ये कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, इन चारों मैन्यूस्क्रिप्ट को ध्यान रखिएगा। एक बार और रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। द MS कॉटन वेटेलियस, द जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, द एक्सेटर बुक, द वर्सेली बुक। ओके, इसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, अगर आपसे पूछा जाए ब्यूल्फ किस मैन्यूस्क्रिप्ट में है, तो द MS कॉटन विटेलियस में। ओके, और यहाँ पे आपको द वाइफ ऑफ लैमेंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यस, हाँ, तो द लाइफ ऑफ द सेंट क्रिस्टोफर, वंडर्स ऑफ द ईस्ट। इस तरीके से आप इसको 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चारों मैन्यूस्क्रिप्ट ध्यान रखिएगा। अब जो है ये पीरियड जो है वो एंड कैसे होता है, तो बेसिकली क्या हुआ था उस टाइम पे, अ, एक किंग थे, किंग एडवर्ड। ठीक है, इनका मतलब कोई भी बेटा नहीं था, चाइल्डलेस थे ये। ठीक है, इनका कोई भी बेटा नहीं था। तो इनकी डेथ होने के बाद सब मतलब थ्रोन पे कब्जा करने के लिए लड़ रहे थे। तो इसी में क्या होता है, विलियम जो थे, विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी और हेरोल्ड, किंग हेरोल्ड और एक सेकेंड, किंग हेरोल्ड, ठीक है, और विलियम जो थे, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी थे, ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, इनके बीच में क्या होता है, अ, लड़ाई होती है, और अंत में क्या होता है कि जो विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी थे वो जीत जाते हैं। इनको विलियम द कॉन्क्वेरर भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जीत जाते हैं कब, तो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स होता है 1066 में। वहां पे लड़ाई होती है, बैटल होता है, और जो विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी है वो जीत जाते हैं, और नॉर्मन कन्क्वेस्ट जो है इसी को बोलते हैं, नॉर्मन कन्क्वेस्ट। और इसी के बाद जो ये मूवमेंट है, ये आया था नॉर्मन कन्क्वेस्ट, यही है। और इसके बाद क्या होता है, फ्रेंच जो है मेन लैंग्वेज बन जाती है। और इस तरीके से इस जो एज का एंड होता है, तो एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश Anglo-Saxon period, the Old English period came to an end in 1066 AD with the Norman conquest of England. की इवेंट था द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स 1066 में, फाउट बिटवीन किंग हेरोल्ड सेकंड एंड इंग्लैंड के थे, और विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी, ऑल्सो नोन एज द विलियम द कन्क्वेरर। विलियम डिफीटेड हेरोल्ड एंड बिकेम किंग ऑफ द इंग्लैंड। इस तरीके से वो किंग बन जाते हैं, और उनकी एरा स्टार्ट हो जाती है, और एंग्लो सैक्सन जो पीरियड है वो एंड हो जाता है। ओके, सो अब यहाँ पे हम कुछ जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में वो देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज एंग्लो सैक्सन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर? इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एंग्लो सैक्सन पीरियड क्या है? तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। द एंग्लो सैक्सन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर स्पैन्स फ्रॉम 410 C to 1000 C. Okay, this was the time of the fall of the Roman Empire. और इसी समय क्या होता है कि रोमन एम्पायर का फॉल होता है, और वहां से 3 ट्राइब्स जो होती हैं, जर्मनिक ट्राइब्स जो होती हैं, वो वहां से अराइवल करती हैं, एंगल्स, जूट्स एंड सैक्सन। ओके, तो ये इसी वजह से एंग्लो सेक्शन इसका नाम पड़ता है इस पीरियड का, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द एंग्लो सेक्शन पीरियड? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द एंग्लो सेक्शन पीरियड आर इंक्लूडेड इन 4 मैन्यूस्क्रिप्ट। तो आपको 4 मैन्यूस्क्रिप्ट जरूर ध्यान रखना है, द MS कॉटन विटेलियस, द जूनियस, द एक्सेटर, द वर्सेली बुक। द मोस्ट पॉपुलर वर्क ऑफ दिस पीरियड आर हेरोइक एंड रिलीजियस पोएम। इस टाइम पे बहुत ज्यादा जो वर्क लिखे जाते थे वो हेरोइक और रिलीजियस थीम पे लिखे जाते हैं।
Among the heroic poems are Beowulf, Witsick, Battle of Maldon, Walder, etc. Among the religious poems of the Anglo-Saxon period are Judith, The Dream of the Road. ओके ये किस तरीके की पोएम्स हैं? तो ये रिलीजियस पोएम है. जूडिथ, द ड्रीम ऑफ द रोड, ट्रिस्ट एंड सैटर्न, जेनियल एक्सेट्रा. ओके अब हम कुछ एमसीक्यूज फॉर्म में देखेंगे. व्हेन डिड द ओल्ड इंग्लिश पीरियड एंड? ओल्ड इंग्लिश पीरियड किस तरीके से एंड हुआ था? कब एंड हुआ था? 1215 में, 1066 में, 1000 में, 1154 में. तो बताइएगा सही आंसर क्या है. तो यहाँ पे 1066 में एंड हुआ था. किस वजह से? तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था. ठीक है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था किसके बीच में? तो यहाँ पे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था. बैटल ऑफ हेस्टिंग्स. ठीक है, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था किसके बीच में? तो हेरोल्ड सेकेंड, जो कि कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे. और किसके बीच में हुआ था? तो विलियम, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी के बीच में हुआ था. ठीक है, तो इनके बीच में हुआ था. और क्या होता है? ये विन कर जाते हैं. और इसी तरीके से ये जो ओल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड है यहीं पे एंड हो जाता है 1666 में. ओके, विच इवेंट मार्क्स द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पीरियड? अब मतलब क्या होता है कि किस इवेंट से ओल्ड इंग्लिश पीरियड का एंड हो जाता है? बर्थ ऑफ शेक्सपियर, नॉर्मन कन्क्वेस्ट, रोमन इन्वेशन, प्रिंटिंग ऑफ द बाइबल. तो आपको पता ही होगा सही आंसर क्या है. तो नॉर्मन कन्क्वेस्ट, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा. Who were the three main Germanic tribes that invaded Britain after the Roman left? तो कौन सी वो तीन ट्राइब्स थी जर्मनिक ट्राइब्स? तो रोमन, सेल्ट्स, नॉर्मन्स, या फिर एंगल सैक्सन या जूट्स, या फिर डेन्स, नॉर्मन्स, फ्रैंक्स, ग्रीक, विसिगोथ्स या फिर वैंडल्स. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एंगल सैक्सन एंड जूट्स थे. तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा. Which famous epic poem was written in Old English? ओल्ड इंग्लिश में सबसे फेमस एपिक कौन सी थी? द फेरी क्वीन, बीवुल्फ, पैराडाइज लॉस्ट, कैंटरबरी टेल्स. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बीवुल्फ हमारा राइट हो जाएगा. व्हाट टाइप ऑफ पोएट्री आर द वांडरर, द सेफरर एंड द वाइस लैमेंट? वो ये किस तरीके की पोएट्री है? ये एपिक है, रिलीजियस है, या फिर एलेजियक है, या फिर कॉमिक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एलेजियक है. तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा. Who was the responsible for the starting the Anglo-Saxon Chronicles? Anglo-Saxon Chronicles को लिखने का जिम्मेदारी कौन है? जिम्मेदार कौन है? ये एल्फ्रिक, विलियम द कैनकुरल, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, कैडमन. तो ये जो क्रॉनिकल्स है, एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, ये लिखा है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट. सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा. Which manuscript contains many old English poems like The Wanderer and The Seafarer? ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया मैन्यूस्क्रिप्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि किस मैन्यूस्क्रिप्ट में ये पोएम्स हैं. द वॉन्डरर एंड द सेफरर, डोमेस्डे बुक, या फिर एग्जेटर बुक, बुक ऑफ स्केल्स, या फिर मैग्ना कार्टा. तो हमने जो मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ी है उसमें डोमेस्डे तो है नहीं, बुक ऑफ केल्स भी नहीं है, मैग्ना कार्टा भी नहीं है. सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा, एग्जेटर बुक. What writing style did Old English poetry typically use? ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में किस तरीके की स्टाइल यूज की गई है? राइम्ड कपलेट की, ब्लैंक वर्स की, लिटरेशन की, या फिर फ्री वर्स की? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें अलिटरेशन का सबसे ज्यादा यूज हुआ है. तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा. क्लियर? What caused the Battle of Hastings? Battle of Hastings क्यों हुआ था? रिलीजियस वॉर था, डिस्प्यूट ओवर ट्रेड, या फिर फाइट ओवर द इंग्लिश क्राउन, या फिर विकिंग रिवेंज? तो सही आंसर यही हो जाएगा कि इंग्लिश क्राउन को पाने के लिए लोग लड़ रहे थे, इस वजह से बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था. तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा. क्लियर? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. यहाँ पे हमारा इम्पोर्टेंट जो आज का लेक्चर था कंप्लीट होता है, और हमने अच्छी तरीके से एंग्लो सेक्शन जो पीरियड है उसको कंप्लीट कर लिया है. और अब हम पढ़ेंगे आगे का जो हमारा है
मिडल इंग्लिश उस पीरियड उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है? जॉफ्री चौसर को पढ़ेंगे। हाँ, तो यहाँ से अगर कोई आपको डाउट बनता है या कुछ ऐसा मिसिंग पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे नहीं बताया, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं उसको पिन करके रखूंगी, जिससे और लोग उसको जान सकें उस फैक्ट्स को। ओके। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन से जुड़ने के लिए आप रेगुलर चैनल पे रहें, और अगर नए हैं चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आपको एक अच्छे वे में इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पे पढ़ाया जाता है, एग्जाम सेंटर और चीजें। ओके। पूरी तरीके से ये मेरा जो चैनल है ये डेडिकेटेड है इंग्लिश लिटरेचर के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।